हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं होती सर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है ना। इवन अगर इसका वेटेज 1 मार्क्स भी है ना, तब भी वो इंपॉर्टेंट है ना सर, क्योंकि एक नंबर भी क्यों छोड़े, हम तैयारी कर रहे हैं ना। जब आपके पास साल भर का वक्त बचा हुआ है तो आप एक नंबर भी क्यों छोड़े, है ना। हालांकि ये तो इसका वेटेज भी ठीक ठाक ही है ना, कुछ खराब बिल्कुल नहीं थी। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में इसका वेटेज अच्छा आता है ना। बेसिक वालों के पास क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं पूछे जाते, ठीक है सर। और वैसे भी इसके अंदर देखो, पहले 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी ना। पहले 12 चैप्टर था, 12.1, 12.2 और 12.3। अब जो है इसका चैप्टर नंबर 11 हो चुका और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आएगी, दैट इज़ 11.1, बस। और कोई एक्सरसाइज है नहीं इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, प्लस समझना भी आसान है। गिने चुने 2-3 फॉर्मूले पढ़े हैं आप, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर एक्स्ट्रा। डन। टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। मेंसुरेशन वैसे ही बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपको बस चीज़ों को पढ़ना है, एनालाइज करना है और वैल्यूज उठा के फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल देना। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा इसके अंदर, कैलकुलेटिव तो होता है सर, ठीक है। शुरू करें अपन चैप्टर। भाई फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठना अपने साथ में, अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर, है ना। तो लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। तो हमारे पास देखो, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ छोटी मोटी बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको सर्कल कहते हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात कि सर्कल होता है, बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो है ना, अगर सर मुझे ये बात पता है, उसके बाद माना उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि इस आइटम को ना अपन रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है सब। अच्छा, वेरी गुड। और तुम्हें एक और बात पता होना चाहिए ना, कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये इस चीज़ को हम कहेंगे सर्कल का सेंटर। इस चीज़ को हम कहेंगे सर्कल का सेंटर, ठीक है। ध्यान रखना, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये हो गया आपके सर्कल का सेंटर। इसको हल्का सा यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इससे बेटर है मैं हाथ से बना देता हूँ, ठीक है। आप देख लो, इसको सर्कल का सेंटर कहेंगे। ये आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सके आपने, कॉर्ड वगैरह भी पढ़ा होगा, ठीक है। कॉर्ड वगैरह पढ़ा होगा आपने, तो खैर उस चीज़ों की अपन है ना चर्चा आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और आपको 2-3 बातें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लियर होगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर। ये होता है 2πr। फिर आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है आपका πr²। क्या होता है? πr², ठीक है। ये आपको छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, πr² जो अगर एरिया ऑफ सर्कल है तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, πr²/2, है ना। इसमें एक वर्ड पढ़ोगे आप, क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 पार्ट, यानी सर्कल को 4 हिस्सों में बांट दो तो एक हिस्सा जो बचे उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो वो हो जाएगा πr²/4। ये छोटी मोटी बातें अपन आगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो मेनली आपको ये 2 फॉर्मूले अभी तक मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर अपन इसके डिटेल्स में अगर अपन चर्चा करें इन चीज़ों में, ठीक है, तो डिटेल में चर्चा करने का मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि ये फॉर्मूले जो है कैसे आए और क्यों आए, ठीक है। यही क्यों आए, कुछ और क्यों नहीं आया, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए अपन शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो हम इस चीज़ों को, ठीक है, ये यहाँ पे एक सर्कल लिया हमने, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल बेसिकली सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल कह सकते हैं आप, है ना। और कंसेंट्रिक भी नहीं, आप यूँ समझें, है ना। आपने बेल्ट देखा, बेल्ट है ना, तो बेल्ट को हम ऐसे रोटेट करें ना, रोटेट कर करके आप देखो, आपको दिख रहा है, आप कुछ इस टाइप में दिखेगा वो एंड में, है ना। आप उसके सारे इनर लेयर्स को भूलिए, आप केवल टॉप मोस्ट लेयर को ध्यान रखो। तो क्या एक तरह से ये सर्कल बन रहा है, गोला बन रहा है क्या, और आपको यही एरिया निकालना है। ये क्या बनेगा, पूरा एक गोला बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप एक ब्लेड लाइए, है ना, या फिर आपने देखा वो दूसरा एक लेस आता है, लेसन में, ऑब्वियसली सबको पता होगा, आपने साड़ी में देखा, आप एक लेस लगाया जाता है, तो पट्टी आती है, तो उस पट्टी को देखो ऐसे रोल करके ना, एक रोल टाइप रखा जाता है और एक सर्कुलर फॉर्म में उसका एक रोल मिलता है ना। तो उस रोल को उसको आप रोल समझो, है ना। और फिर आप क्या करो, आप ब्लेड से जो है ना पहला लेयर कट कर दो, और कट करके आप उसे जो है ऐसे स्प्रेड कर दो ज़मीन पे। तो जब आप ऐसे स्प्रेड करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है कुछ इस तरीके से फैल जाएगा, ये चीज़ जो है कुछ इस तरीके से फैल जाएगी। इसको जो है यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये कुछ इतनी लेंथ की फैल जाएगी यहाँ पे, क्लियर। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साइज़ के साथ ना आप ये देखो एक्सपैंड होकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से अब आपको क्या करना, अब आप चीज़ों को बस फैलाते रहो, ठीक है। अब आप इसके बाद आप करो सेकंड लेयर को कट कर दो, आप सेकंड लेयर को, ठीक है।
ये हो गया आपका फर्स्ट लेयर तो कट हो गया अपना। अब सेकंड लेयर देखो, इसके बाद मान लो आपने सेकंड लेयर कट करी। जब आप सेकंड लेयर कट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे एक और लाइन बनेगी, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होगा, ये वाली लाइन जो बनाओगे ये थोड़ी छोटी बनेगी। क्यों ऐसे छोटी बनेगी सर? क्योंकि आप खुद देखो ना, पहला जो सबसे बड़ा है वो उसकी लेंथ ज़्यादा आएगी, उसके नीचे जितने भी बनते जाएंगे सारे लेंथ कैसे आएंगे, छोटे आएंगे। तो इन शॉर्ट आपको ये चीज़ ऐसे कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। और ये धीरे धीरे है ना, इन सब की लेंथ जो है छोटी होती जाएगी। अच्छा, ऐसा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा सर? देखो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, ही बता देता हूँ मैं ना। आप स्लोली जो है बहुत जल्द आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये फिगर जो है ना एक रूप ले लेगा, ठीक है। ये पैटर्न जो है एक फॉर्म करेगा एक फिगर को, और वो फिगर आपको बहुत जल्द आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और बताना है कि क्या होगा, ठीक है। कलर चेंज कर देगा इनका, चलो कलर चेंज कर देता है सभी का जो है कलर चेंज कर दे, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब समझ आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। देखो अब इसके ऊपर लाइन जो है अभी इससे पतली हो जाएगी, है ना, ये इससे ही पतली हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और ये भी थोड़ा और छोटा हो जाएगा दोनों साइड से। नेक्स्ट लाइन आप जब बनाओगे तो वो इससे भी पतली हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और ये लाइन इससे छोटी और छोटी। डन। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप और छोटा, आप देख पा रहे हो ना कि ये जो आप बनाओगे ना ये बहुत क्लोज बनेगा ना, ये बहुत क्लोज है। ये लाइंस को मैंने हल्का फैला कर रखा है, बट रियलिटी में ना ये चीज़ एक्चुअल में आप एक दूसरे को बहुत क्लोज होंगे ना, बहुत क्लोज होंगे। अच्छा ठीक है, तो बहुत क्लोज तो हम नहीं कर सकते, तो उसको हम ऐसे कर रहे हैं। अब आपको देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, इस शेप का कुछ नाम आपने ऐसा कुछ शेप देखा है क्या, है ना। ओके, और ये कहाँ तक जाएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट है सर, ये आपके जाएगा सेंटर तक, क्योंकि सेंटर के बाद तो कोई लेयर नहीं बचेगी ना, ये जाएगी चीज़ें आपके सेंटर तक, सेंटर के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे होते ठीक है, इसको एक और कदम अपन ऊपर लेके जाए, ठीक है, और फिर इसको भी आप ऐसे छोटा करो। और एक पॉइंट बात, ये सर्कल पे आके, सर्कल के सेंटर पे आके ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, सर्कल के सेंटर पे आके ये पूरा ख़त्म हो जाएगा ऐसे। और ये हो गया इसका क्लोन, ठीक है। चलो समझ आ गई चीज़ें यहाँ तक। अब आप इसको बस ऐसे समझे ना, ये ऐसे कट होता है, देखो आप देख पाओगे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और क्योंकि हमने इसको थोड़ा बहुत ऐसे इसमें गैपिंग रखी है ना, आप जब इन चीज़ों को ढंग से शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपको ऊपर जो थोड़ा बहुत स्पेस बचेगा, और रियलाइज़ होगा कि ये ना इस पॉइंट पे जाके पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे जाके पूरा का पूरा एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एक ट्रायंगल। मतलब इन्हीं चीज़ों को कट करके हमने ऐसे नीचे फैलाते गए, और हर एक लाइन जो है देखो छोटी होती जाएगी, और ऐसे जो पैटर्न बनेगा ना, एक पैटर्न दिखेगा आपको, और ये शेप ले लेगा एक ट्रायंगल का। इन शॉर्ट आपने इस सर्कल को एक ट्रायंगल के फॉर्म में से रख दिया। अब बताओ ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हम जानते हैं, अब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम करके हमने इसी को फैला के ऐसा किया है, तो दोनों का एरिया तो सेम आएगा। अच्छा अब आगे जरा देखना, सोचना ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो वो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे इस ट्रायंगल का बेस पता करना है और इसका हाइट पता करना है। बेस क्या था? बेस इसकी पहली लाइन है, देखो जो सबसे पहला लाइन था वही तो फैल कैसे बना है, तो सबसे पहला लाइन को हम बेस कहेंगे, है ना। अच्छा तो सबसे पहले वाला लाइन यानी क्या, सर्कल के अंदर ये जो लाइन होती है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है, 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ा था। तो हमें इसकी बेस की जगह पे लेना है हाफ इंटू 2πr। अच्छा हाइट की बात करो सर, हाइट कितना आएगा? अब देखो हाइट, क्या इस चीज़ को अपन हाइट कहने वाले हैं, ठीक है, ये जो है इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हाइट। अब अगर आपको याद हो तो सर्कल में है ना, ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो इस ट्रायंगल का हाइट इस सर्कल का रेडियस है, तो आप यहाँ पे h की जगह पे r रख दो, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कटा, क्या बच रहा है पाई, और r इंटू आर क्या हो गया r², तो πr² से आपका एरिया आता है सर्कल का। समझ आ गई चीज़? अगर ये बात आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी समझ पाते हो तो आप खाली इतना ध्यान रखो कि एरिया ऑफ सर्कल जो है πr² होता है सर, और कुछ नहीं, ठीक है। सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे आता है? देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। हालांकि ये प्रूफ भी जो आपको दिया गया वो आप कह सकते हैं ना, तसल्ली के लिए ना, आपकी तसल्ली के लिए, है ना, तसल्ली के लिए आपको ये प्रूफ दिया गया। बाकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ना कोई आपको प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकली ये चीज़ ऑब्टेन की गई है कि आप बार बार एक सर्कल है ना, आप सर्कल अलग अलग रेडियस का लेते जाओ,
और उसका जो डायमीटर है, सर्कल की टोटल लेंथ को आप डायमीटर से डिवाइड करते जाओ ना, तो डिवाइड करने पे हर बार एक फिक्स नंबर आया करता था। उस नंबर 3.14 का कुछ हुआ करता था। जैसे मान लो सर्कल का जो टोटल लेंथ आया जो कि 2πr होता था, और आप इसको डायमीटर से बार बार डिवाइड करो। डायमीटर कितना होता है 2r। जब आप डिवाइड करोगे हर बार, चाहे सर्कल का लेंथ कितना भी हो, रेडियस कितना भी बड़ा हो, सर्कल बड़ा हो छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप उसको डायमीटर से डिवाइड करोगे तो हर बार देखो कट होने के बाद एक फिक्स नंबर 3.14 आया करता था। हर बार ऐसा होता था, है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था, एक एक्सपेरिमेंट टाइप आप कह सकते हैं। तो फिर लेटर ऑन क्या किया गया, इस कांस्टेंट को ना एक नाम दे दिया गया, इसे हम पाई कहना स्टार्ट कर दिए। अब मान लो इसकी टोटल लेंथ का ना आप कुछ एल मान लो ना, एल, ठीक है, आप टोटल लेंथ को इसको एल कह सकते हो, और यहाँ पे आपको पाई दिख रहा होगा ना। मान लो इसके टोटल लेंथ को आपने कह दिया सी। अब आप ये बोलोगे ना सर कि आपने पाई की बिना पाई के आपने 2πr कैसे लिख दिया, ठीक है, तो ये बात भी सही है, बिना पाई के 2πr नहीं लिख सकते। तो आप एक काम करो, ठीक है, बिना पाई के 2πr अपन नहीं लिखेंगे। मान लो इसका सर्कमफेरेंस सी है, इसके टोटल लेंथ को आपने 2r से डिवाइड किया, तो हर बार चाहे आप सर्कल बड़ा लो चाहे सर्कल छोटा लो, उससे फ़र्क पड़ नहीं रहा था। सर्कल को डायमीटर से डिवाइड करने पे हर बार एक फिक्स नंबर आ रहा था 3.14, और उस फिक्स नंबर को हम लोगों ने लेटर ऑन पाई का नाम दिया, जैसे पाई से हम डिनोट करेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको c = मिल जाएगा 2πr। तो ये होता है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, हाँ, ये आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड है, क्लियर। आगे बढ़े अपन, और ये रहा आपका एरिया ऑफ सर्कल। तो आगे अपने को पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेक्टर है, और क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है सर्कल का। तो ये भी आप बचपन में पढ़ के आए हो, देखो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो हमने मैंने उसके पहले ले लिया एक सर्कल, ठीक है, और आपने पढ़ा था कि सर सर्कल के अंदर अगर कोई भी लाइन जो सेंटर से पास नहीं हो रही, अगर ऐसी आप कोई लाइन बना दो तो इस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। जी बिल्कुल सही पढ़ा था आपने, ए बी को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल कहेंगे। अब जब आप एक कॉर्ड बनाओगे, तो इस कॉर्ड से, है ना, इस कॉर्ड से जो फॉर्मेशन होगा, सेक्टर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका सर्कल, और ये दोनों ही पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। तो ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में ना, 9th क्लास में, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये चीज़ें बस मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, है ना, ये आपने 9th क्लास में इतनी जानकारी ली होगी, ठीक है। अब समझो, अब अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर के बारे में, और सेक्टर का एरिया क्या होगा, कैसे होगा, वो देखने वाले हैं। तो सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले एक सर्कल ले लो। अब जैसे आपने कॉर्ड बनाया था, कॉर्ड के बनाने से सर्कल के 2 पार्ट हुए, तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, दोनों इक्वल पार्ट थे नहीं, दोनों एक मेजर था एक माइनर था, एक बड़ा था एक छोटा पार्ट था। अब सिमिलरली कॉर्ड के अलावा, है ना, कॉर्ड के अलावा मान लो आप इसके अंदर 2 रेडियस बनाते हो, 2 रेडियस बनाया आप, तो 2 रेडियस से भी क्या होगा, आपका सर्कल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, है ना। तो देखो हमने जैसे 2 रेडियस बनाया तो आपका जो सर्कल है टोटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और उसमें से एक पार्ट आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, और ये एक इसके ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा होगा। तो इस पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। तो हमें इसी का एरिया निकालना है, इसी के बारे में चर्चा करनी कि इसका एरिया क्या आएगा, कितना आएगा और कैसे आएगा। शुरू करेगा पर, तो आप शुरू करते हैं, इसका एरिया क्या आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा। तो ये हमने बना लिया, पहले तो एक सेक्टर बना लिया, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सर्कल का सेंटर है ये, ठीक है, और ये बन गया आपका यहाँ पे रेडियस। अब जब आप देखोगे तो इन दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल फॉर्मेशन दिखेगा, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। क्लियर से, ठीक है। फिर अब आपको बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर आता कितना। तो सबसे पहले तो आपको मैं लिखवा देता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है πr² थीटा डिवाइड बाई 360, ठीक है। अब बात है कि कैसे आता है सर, ये बता दो कैसे आता है, ठीक है। तो ये देखो कैसे आता है, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रूफ इसका, आपने पढ़ा था कि जब 360 डिग्री हो तो सर्कल का एरिया कितना आता है, πr² होता है। तो अब आप ये बताओ कि अगर डिग्री थीटा हो, है ना, अगर एंगल थीटा हो, 360 एंगल हो, तो πr² आता ना, पूरे सर्कल में कितना होता है, 360 डिग्री पे एंगल कितना आता है इसका, πr² है ना, कंप्लीट सर्कल का। तो आपको बताना है कि थीटा डिग्री पे इसका एंगल जो है वो कितना आएगा। ये याद है आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। आप डिग्री बढ़ाओगे, आप जितना एंगल बढ़ाओगे देखो इसका एरिया बढ़ता जाएगा, है ना। तो एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पे दूसरी इंक्रीज हो रही है, इसे कहते हैं अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पढ़ा था आपने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन।
एग्जैक्टली, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखने का फॉर्मेट होता है ये, इसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो 360 पे एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो थीटा पे इसका एरिया क्या आएगा वही आपको निकालना है। तो इसके बाद देखो आपने पढ़ा होगा ना, आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो मैं आपको रिकॉल करवा दूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, और ये होता है आपका मिडिल टर्म। तो हम यहाँ पे एक रूल पढ़ते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे नहीं, आपने 8th क्लास में ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। इस रूल को क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम यानी बाहर वाले टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर नहीं भी याद है तो अभी से आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ये, ऐसे आपको आंसर निकालता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स में क्या है, 360 इंटू ना ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दो एरिया से ना, तो ये क्या आ जाएगा 360 इंटू, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो लगेंगे, अपन यहाँ पे लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आपको एरिया निकालना है तो 360 को लात मारो और नीचे भेज दो यहाँ पे से, तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। और ये इस तरीके से आता है सर, समझ आ गई बात? इस तरीके से जैसे हमने किया है ना, आप यहाँ पे ऐसे इसका प्रूफ देखो, 360 डिग्री पे एरिया पाई आर स्क्वायर आया, और तो थीटा डिग्री पे एरिया क्या आएगा ये आपको बताना है, और सॉल्व कर दो आप डायरेक्ट लेना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब सिमिलरली अब आपको यहाँ पे एक और कंसेप्ट पढ़ना होगा। देखो वो कंसेप्ट क्या है, उसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं अपन। लेंथ ऑफ आर्क किसे कहते हैं, देखो ये जो दिख रहा है इस सेक्टर आपने बनाया, तो इस सेक्टर से यहाँ पे जो ये पार्टीशन दिख रहा है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं आर्क, और क्योंकि ये छोटा आर्क है तो इसे कहेंगे माइनर आर्क, और ये ऊपर जो दिख रहा है इसे क्या कहेंगे अपन, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क की जो है ना इसकी एक लेंथ आएगी, तो वो लेंथ हमें निकालनी होती है। वो लेंथ क्या होगी सर, तो लेंथ ऑफ आर्क, देखो ये फॉर्मूला भी लिख लेना, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180 होता है, ठीक है। पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180 होता है। कैसे होता है और क्यों होता है ये बता दो सर आप। तो अगेन आपको सेम कंसेप्ट लगाना है कि टोटल कंप्लीट सर्कल का 360 डिग्री पे जो सर्कल की लंबाई आती है वो होती है 2 पाई आर, जो कि उसकी सरकमफेरेंस है। तो सर आप बता दीजिए कि थीटा डिग्री पे है ना, थीटा डिग्री पे उसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी। बस हो गया आपका काम, कर दिया हमने, ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब अगेन मेरे साथ बोलना है ना, मेरे साथ बोलना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 इंटू एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर थीटा। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360, और देखो 2 से निपट जाएगा, 180 आ जाएगा नीचे। सो फाइनली हमें मिला एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा, एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। क्लियर? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बधाई हो, है ना, आपके चैप्टर के आपने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ लिए। डन? तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अब मैं आपको, अब आप देखो जरा एक और ऑब्जर्वेशन दिखाऊं, एक और काम क्या बताऊं क्या। देखो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो आपको दोनों में बहुत सी सिमिलर चीज़ें दिखेंगी। दोनों में पाई दिखेगा, दोनों में रेडियस दिख रहा है, दोनों में 180 तो दिख रहा है, 180 × 2 लिखा है ये, तो बहुत सी चीज़ें सेम है। सर आप कहना क्या चाहते हो, सीधे मुद्दे की बात पे आते। देखो कहना ये चाहते हैं, है ना, कि एरिया ऑफ सेक्टर को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। अगर इसी चीज़ों को मैं ऐसे कर दूँ, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 होता है। एक काम करो सर, इसको तोड़ देते हैं, पाई आर थीटा इंटू आर कर देता हूँ मैं। कोई गलत किया क्या मैंने? देखो कुछ गलत नहीं किया मैंने बस क्या किया, आर स्क्वायर को तोड़ दिया, एक आर को इधर लिखा, एक आर को साइड में कर दिया मैंने। अब जो 360 था उसको तोड़ के मैंने 180 लिख दिया और इंटू 2 लिख दिया। इसमें भी कोई गलत काम नहीं किया अपन ने। अब जरा देखना, अब जब आप इसको देखोगे समझोगे तो आपको नज़र आएगा कि सर ये जो लिखा हुआ ना, ये तो सर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा।
मतलब क्या करना है आपको, ये करना है कि आप इसकी जगह पे L रख दो और उसके बगल में क्या है इंटू R है ना, तो L के बगल में क्या आ जाएगा R और डिवाइड बाई क्या है 2, तो LR/2 ये होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का सेकंड फॉर्मूला। तो ये फॉर्म भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्म भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्या सर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ आ रही हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही हो, ठीक है सर। चलो बहुत बढ़िया, तो हमने इसे बना के कंप्लीट कर लिया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी एक तरह से। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ बता दिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूलों को याद करना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, और इसको प्रूफ को भी आप समझ लेना। क्लियर? पूरी बात समझ में आ गई। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का भी हम यूज़ करेंगे। कब यूज़ करना है? जब लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया हुआ तब आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपन कुछ छोटे मोटे सवाल करते हैं, अपने को चीज़ें और बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब हम पढ़ने वाले हैं सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए सेगमेंट क्या है, और सेगमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेगमेंट क्या होता है। जब एक सर्कल के अंदर आप बनाओगे एक कॉर्ड, जब एक सर्कल के अंदर आप बनाओगे कॉर्ड, तो उस कॉर्ड के नीचे वाला जो एरिया होगा उसे हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। अब सेगमेंट तो ये भी है, सेगमेंट तो ये भी हो गया। ऊपर वाले ने क्या गुना किया है, वो भी तो कॉर्ड से डिवाइड हो रहा है ना। लेकिन ये बड़ा पार्ट है, इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट, और ये छोटा है तो इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट। सेगमेंट दोनों होंगे, मेजर और माइनर। अच्छा सर, ठीक है सर, आगे बताओ क्या करना है। अब आप जरा यार समझना, अगर ये अपना सर्कल है, सर्कल का ये कॉर्ड है, और कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट अपना अगर सेगमेंट होता है, तो ये आप ये देखो सेक्टर आपने बना दिया, सेक्टर बना दिया। अब इसका फॉर्मूला बनता कैसे है? तो हम क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालते हैं। अब आपको अगर देखो ध्यान से, तो सेक्टर का एरिया मतलब ये पूरा है ना, सेक्टर का एरिया मतलब ये पूरा। अब इस पूरे में से, सेक्टर में से आप एक काम करो, अगर आप ट्रायंगल को माइनस कर देते हो, ट्रायंगल कैसे, ये देखो अपना ट्रायंगल है, अगर सेक्टर में से मैं ट्रायंगल माइनस कर दूँ, देखो नीचे वाला पार्ट मुझे मिल गया, और नीचे वाला पार्ट ही तो अपना सेगमेंट है, यही पार्ट तो अपना सेगमेंट होगा। समझ आया कि नहीं आया? क्या करना है, सेक्टर का एरिया लेना, उसमें से सेकंड ट्रायंगल को माइनस कर देना, ट्रायंगल उड़ा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये बात समझते हो तो अब आपको इस क्वेश्चन जो इसका जो फॉर्मूला है ना, वो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू कर रहे हैं। तो हमने लिखा कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल? करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ध्यान रखना, करेस्पॉन्डिंग सेक्टर है, करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब कैसे समझेंगे अपन? तो एक काम करो, ज्वाइंट कर दो इसको ऐसे, क्लियर, इसको ऐसे कर दिया हमने, और ऐसे एक लाइन आप और कर दो। देखो अब आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ट्रायंगल, और हम सर इसे कहते हैं रेडियस, इसे कहते हैं रेडियस। ये आपका बीच में होता है थीटा, ये हो गया ए, और इसे हमने कह दिया बी। एग्जैक्टली। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है, आप इसकी जगह पे फटाफट से बिना कुछ सोचे आंख बंद करके लिख दोगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस, पता तो मुझे ये भी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे, जब आप यहाँ एक स्टेप और आगे आओगे, जब आप एक स्टेप और आगे आओगे, तो आपको एहसास होगा कि ना ही मेरे पास इस ट्रायंगल का कोई बेस है और ना ही मेरे पास इसका कोई हाइट है। मतलब मैं यहाँ पे तो कुछ लिख ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे अपन? अरे बेस और हाइट निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना हमने, किस लिए पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री आखिर पढ़ी इसीलिए थी हमने कि ट्रिग्नोमेट्री से आप इसके ट्रायंगल्स के साइड्स निकाल सको। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपके काम आएगी। देखो कैसे काम आएगी वो भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना, तो हमें पहले निकालना है इसका बेस। तो एक काम करो, बेस निकालना तो आप इसको पहले से डिवाइड कर दो, पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो मेरे पास एक नॉन साइड है, मेरे पास ये वाली साइड पता है, ये साइड रेडियस है। अच्छा, आपको हाइट निकालना और ये निकालना है। तो मान लो ना ये बेस को हमने इसको बी कह दिया, और सिर्फ ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ए है ना, बी, ये आपका डी ले लो, ए बी सी ले लो, इसको ले लो ए बी सी।
ठीक है, हम सिर्फ ए बी सी ए ट्राइंगल ले रहे हैं, अगर इससे बेस आ गया तो डबल कर देंगे, ये भी आ जाएगा और हाइट तो कॉमन है दोनों में, ठीक है सर। तो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट, चलो यहाँ से शुरू करो। देखो अब जब आप इस ट्रायंगल के अंदर आओगे तो मान लो कि ये एंगल जो आपका, ठीक है, ये एंगल आपका कितना होता है थीटा, तो आधा होगा कितना हो जाएगा θ/2। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? टोटल एंगल कितना था आपका थीटा था, आधा होगा कितना हो जाएगा θ/2, यानी थीटा का आधा हो जाएगा एंगल, क्लियर है? अच्छा अब और बताओ सर, अब आप जरा ये मुझे बताना, ठीक है, कि अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने जो साइड होता है उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिखो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी B/R। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और थीटा कितना है? θ/2 है, θ/2। ये बात समझ आएगी नहीं आई? अब यहाँ से आप R को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? B = R साइन θ/2। ये पहली चीज़ आपको मिल गई, समझ आ गया? B आपको मिल गया। ओके सर, अब आगे बताओ क्या करना है? अब आपको ये भी तो निकालना है, AC भी तो निकालना है। तो AC कैसे निकालेंगे? अब जब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया आपका बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होगा? कॉस थीटा। तो आप लिखो बेस कितना है इसका? AC अपॉन में हाइपोटेनस कितना आ जाएगा इसका? हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस तो R है इसका, इज आ जाएगा कॉस θ/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा AC = R cos θ/2। अब काम की बात है कि आपने जो B निकाला है ना, जो BC आपने निकाला है, ये BC की लेंथ है और ये आपका D है, तो आपको पता होगा कि ये बाइसेक्ट कर, अगर ये B है तो ये भी कितना हो जाएगा? B। तो टोटल BD की लेंथ कितनी आ जाएगी? 2B, है ना। अगर B = R sin θ है, तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं इट इम्प्लाइज BD = जो आपका BD होगा वो डबल हो जाएगा, डबल दिख रहा है 2B, 2R sin θ/2। ये आपके एंगल है θ/2। ये मत करना, ये 2 से 2 काट देना, ये एंगल है, ये जो θ/2 है वो एंगल है, इस एंगल से इसको आप काट नहीं सकते, ये 2 से 2 काट मत देना, ऐसी गलती मत करना आप, ठीक है। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। अब जरा इनको बस रख दो आप जगह पे। देखो बेस आपका BD है और BD आपने निकाला है 2R sin θ/2, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 2R sin θ/2, क्लियर, इनटू कॉस, अच्छा कॉस था कि R cos था ना, R cos θ/2 था, तो R cos θ/2, डन। अच्छा ठीक है सर, समझ गए मैं। अब क्या करना है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? πr² θ / 360 माइनस 1/2 इंटू, देखो रेडियस इंटू रेडियस क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर आ जाएगा। अब बाकी इन सबको आप एक साथ रख दो, क्या हो जाएगा? 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। अब ये जो है ये एक फॉर्मूला बन गया। ये आप क्लास 11th में आगे चल के पढ़ोगे, मैं आपको बस याद दिला देता हूँ, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है sin 2θ का, sin 2θ = क्या होता है? 2 sin θ cos θ, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या मालूम पड़ता है? इस फॉर्मूले से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो साइन का एंगल होगा, है ना, इसका आधा होगा यहाँ पे, है ना, 2 sin θ cos θ। तो इससे क्या होगा? आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ना 2 sin θ cos θ, तो आप साइन का एंगल किसका डबल कर दो, 2θ कर दो आप। मतलब यहाँ पे अगर 2 sin θ cos θ है तो इस एंगल का डबल कर दूंगा और मैं साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो इस एंगल का डबल क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, नेक्स्ट लाइन में वो ये हो जाएगा πr² θ डिवाइड बाई 360 माइनस हाफ, और ये कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा? साइन और एंगल का डबल, θ/2 का डबल क्या हो जाएगा? θ आ जाएगा। क्लियरली बात समझ में आई क्या? मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ, ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम ऐसे लिखेंगे, इससे जो है कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका πr² θ अपॉन में 360 माइनस R² डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है? यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है। तो ये आपका एवरग्रीन फॉर्मूला है, ठीक है। एनसीईआरटी में हालांकि ऐसा कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में बस आपको ये लाइन दिख जाएगी। कौन सी लाइन दिखेगी सर? एनसीईआरटी के अंदर आपको ये वाली लाइन दिखेगी खाली, कि एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में आपको ये लाइन देखी हुई मिल जाएगी, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा आप। हाँ, हालांकि आप ये फॉर्मूला जो ये फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते बस को, तो फिर क्या फ़ायदा है इसका?
बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकता, आपकी जानकारी के लिए होगा, प्लस आप अगर इसको मान लो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में आपके ये काम आएगा, है ना, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे सर कई बार दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे आपको जो सेक्टर में एंगल दिया जाएगा ना, वो कभी कभार थीटा की वैल्यू जो है आपको, कभी कभार थीटा की वैल्यू आपके 60 डिग्री देंगे, कभी कभार होगा कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे दिया, और कभी कभार होगा कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री दे दी। तो सर 60 का तो ठीक है, साइन 60 की वैल्यू मैंने पढ़ी है, मैं रख दूंगा। 90 साइन 90 की वैल्यू भी मैंने पढ़ी है, मैं रख दूंगा, लेकिन साइन 120 की वैल्यू मैं कैसे रखूंगा सर? साइन 120 तो मैंné पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? तो देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ आपको क्या करना है। जब भी when थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री, उस केस में आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस √3 डिवाइड बाई 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, बस इतना आपको रख देना है, माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये फॉर्मूला तब लगाना जब 60 डिग्री दिया हो या फिर 120 डिग्री दिया हो, और ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे अपन जब 90 डिग्री दिया हो। क्लियर समझ गया अपन? आगे बढ़े, देखो ओके। तो हम लेते हैं एक क्वेश्चन करेंगे, अपने को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं अपन। हमारे पास एग्जाम्पल दिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक आपको सेक्टर है, ठीक है, सर्कल का एक सेक्टर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया, और आपको बताना है सर कि इसका एरिया कितना आएगा, आपको बताना है कि इसका एरिया कितना आएगा। तो सबसे पहले एक काम करो, तो आप सेक्टर बना लो, सर्कल बना लो। तो हमने फटाफट से बिना देर किए, है ना, हमने सेक्टर बना ली सर, हमने बना ली सेक्टर, और ये हो गया अपना सेक्टर, और इसे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया अपना सेंटर। चलो अब बताओ सर, रेडियस तुमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, रख दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है क्या? क्लियर। अब आपको निकालना है सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। अब आपको देखो क्लियरली मेंशन है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, तो पाई की जगह पे आंख बंद करके रखो 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4, और थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। यहाँ पे डिग्री मत रखना, ऐसे छोड़ देना आप, है ना। ये कट के ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 1 जा 4 कितना हो गया 3 हो गया, ये 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। अब नीचे कितना आ रहा है 3, और ऊपर कितना आ रहा है 4, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 12.56, और नीचे आ जाएगा आपका 3, इसको डिवाइड कर दो आप, तो 3 4 जा 12 पॉइंट, है ना, 3 1 जा 3, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे बचेगा आपका 2 6, तो 3 5 जा, है ना, 3 9 जा 3 8 जा हो जाएगा, 3 8 जा 4.18 आप मान लो अप्रॉक्सीमेटली 4.18 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। अब ये कौन सा एरिया? ये है माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेक्टर, अब आपको क्या निकालना है? मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। अब मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे? अब एक और यहाँ पे एक और काम की बात समझना, जैसे ये आपका सर्कल है, और सर्कल के अंदर अगर ये आपका माइनर सेक्टर है, तो अगर इस माइनर सेक्टर में अगर आप मेजर सेक्टर को जोड़ दो, माइनर में अगर आप मेजर को जोड़ दो, तो आपको क्या पूरे सर्कल का एरिया नहीं मिल जाएगा? बात समझ आई क्या? अगर मैं माइनर में मेजर को जोड़ देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा पूरा सर्कल। तो इस चीज़ को अपन लिखते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम आगे इसको अच्छे समझ सकें। तो यहाँ लिखा हुआ है माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर इज इक्वल टू सर्कल। सब एरिया की बात चल रही है, माइनर सेक्टर का एरिया प्लस मेजर सेक्टर का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे मेजर सेक्टर निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर इज इक्वल टू सर्कल के एरिया में से आप माइनस कर दो माइनर सेक्टर को, माइनर सेक्टर। सर्कल का एरिया कितना होता है सर? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो रख देंगे सर पाई आर स्क्वायर, और ये कितना माइनर सेक्टर तो हमने अभी भी निकाला ताज़ा है ना 4.18। अब इसके लिए निकाल लो 3.14 इंटू रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4.18, तो ये आपको मिलेगा 16, है ना, 3.14 इंटू 16 और माइनस 4.18।
मल्टीप्लाई करोगे तो 16 4 जा 64 है ना, कैरी बचा 6 और 16 1 जा 16 और 6 कितना होता है 22 है ना, 2 बच गया कैरी और 16 3 जा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50.24 माइनस कर दो 4.18 को और ये हो गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया। हालांकि आप इसके जगह पे एक मेथड 2 करके यूज़ कर सकते हैं। आप मेथड 2 देखो क्या होगा, मेथड 2 आपको मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 के अंदर आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। कौन सा फॉर्मूला होता है देखो सर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, सब कुछ सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 रहेगा। बस यहाँ पे जो आपका थीटा आता था ना वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ये चीज़ आप कर देना 360 माइनस थीटा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मुझे इसका एरिया निकाला तो क्यों ऐसा ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। अब जरा समझना, अगर अंदर वाले का एंगल 30 डिग्री है तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा 330 ही होगा ना। 360 में से 30 को आप माइनस कर दो तो 360 माइनस थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 360 माइनस थीटा। तो आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, तब भी आपका आंसर आ जाएगा बहुत क्लियरली। तो आप मेथड 1 ये यूज़ कर सकते हो, इसे आप मेथड 1 कह लें है ना, और इससे आप मेथड 2 कर सकते हो। इससे आप मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर सर, आगे बढ़ते हैं अपने पास। देखो अगला सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपको बताया गया कि एक आप कॉर्ड बना दो, आप एक हमने कॉर्ड बना दिया। अब ये जो कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड का नाम है ए बी। तो कॉर्ड का नाम हमने रख दिया यहाँ पे ए, इसको कर दिया बी, और यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लो वाई, ए वाई बी। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी है ना, तो ए वाई बी मतलब ये जो बचा है आपका, ठीक है, ये इसका एरिया आपको निकालना है। अब सर एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालें, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए तो हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो करते हैं मशक्कत। अच्छा उसके पहले आप एक काम करो, इनके रेडियस बना लो आप सेंटर से। तो हमने इसके रेडियस बना दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेडियस बनाने के बाद ठीक है, बन गया रेडियस। अब आपको पता है कि आपको आगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, हमें यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है, हमें यूज़ करना है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, कंसेप्ट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन सर फिर से यही बात आएगी कि सेक्टर का एरिया तो हमें पता है, निकाल लेंगे, लेकिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे अब आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था, एक तो आपको फॉर्मूला यूज़ करोगे, देखो 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको लिखना, आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हो, तब आप कैसे निकालोगे। तो पहले आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपका मेथड 1। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, देखो एंगल कितना दिया हुआ है आपको, एंगल बोला रेडियस है 21 और एंगल दिया हुआ है ना, ये आपका एंगल ए ओ बी लिखा हुआ है ना। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री दे रखा है, रख दो एंगल रख दिया हमने यहाँ पे 120 और ये हो गया आपका 21 सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, अच्छा ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे माइनस करना एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ना ही मेरे पास बेस है और ना ही मेरे पास हाइट है, ये हम ऐसे खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा बाकी सबकी वैल्यू रखो। तो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, डेट इज 21 इंटू 21 इंटू थीटा आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 360। ये कट के हो गया आपका 3 और 3 से ये कट के हो जाएगा 7 और 7 से ये कट जाएगा 22 इंटू 21 करोगे, ये बचाएगा 462 है ना। तो 462 ये तो आ गया। अभी भी ट्रायंगल बाकी है, ट्रायंगल के लिए क्या करोगे सर। तो अब अगेन फिर से अपन दिमाग लगाएं, तो मैं आपको ऐसे तोड़ के दिखा देता हूँ ट्रायंगल को आपको सॉल्व कैसे करना है। हालांकि हमने लास्ट टाइम किया भी था है ना, अगर याद हो तो सेम उसी तरीके से आपको ट्रायंगल को इस बार भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करोगे आप एग्जाम के अंदर। अब इसका अगर एंगल टोटल 120 डिग्री है तो आधा आधा होगा, क्या ये 60 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 60, ये आपका हो रहा है यहाँ पे कितना 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 21, ये रेडियस है ना। अब आपको इसका बेस निकालना है और इसका हाइट निकालना है। तो काम पर इसका नाम रख दो, सेंटर तो इसका ओ है ना, तो हमने रख दिया ओ, कॉर्ड की लेंथ ए है, बी है, और मान लो ना कि यहाँ जो है ना ये परपेंडिकुलर, इसको हमने पी कह दिया। अब देखो लेंथ कैसे खटाखट आएगी। तो हमें यहाँ से इसकी लेंथ निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। देखो इन ट्रायंगल
इन ट्राइंगल APO है ना, APO, इन ट्राइंगल APO। अच्छा, तो हमें अप्लाई कर देना यहाँ पे साइन है ना, साइन। आप देखो इसके लिए क्या दिया हुआ है, ये आपका हाइपोटेनस है, निकालना क्या आपको, हाइपोटेनस दिया हुआ है और सामने क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो आप लगाओ साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AP है ना। तो AP अपॉन में हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका 21। अब इसकी जो वैल्यू है वो तुम्हें पता है √3/2 होती है, AP अपॉन में 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 21√3 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया AP। यहाँ तक AP समझ में आ गया। अगर AP ये है, ठीक है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा 21√3 डिवाइड बाई 2, इसका डबल। क्यों? क्योंकि AB में देखो AP और प्लस P भी आएगा और दोनों इक्वल है, तो AP प्लस AP कर सकते हैं अपन उसको। तो देखो इसका डबल कर दो, आपको AB की टोटल लेंथ मिल जाएगा और ये होगा आपके ट्राइंगल का बेस है। तो 2 से 2 कट जाएगा और आपको फाइनली मिलेगा AB इज इक्वल टू 21√3। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे लिख दो ना हाफ इंटू बेस जगह पे AB और हाइट की जगह पे क्या कर देगा, हाइट क्या है इसका OP है ना, तो OP कर देते हो। मान लो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं अपन है ना, थोड़ी सी देर के लिए आप इसको ज्वाइन कर दो और यहाँ पे एक नामकरण कर दो आप पॉइंट P का। इससे आपका फ़ायदा रहेगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा ना, AP। तो AB इंटू AP हमें करना OP। अब आगे बढ़ो, AB आ गया, सिर्फ OP के बारे में बताओ, OP कैसे निकालेंगे। तो OP निकालने के लिए अगेन फिर से आप क्या करो, अब कौन सा लेना आपको, देखो OP क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये क्या है आपका बेस, ये है ना, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अगर ये तो ये आपका बेस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो आप लगाओगे cos थीटा। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस कितना हो गया आपका OP अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 21। cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, OP की OP छोड़ दो और 21 को 21 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो गया 21/2 इज इक्वल टू OP। तो आपको OP की लेंथ मिल गई 21/2। अब इनकी वैल्यूज आप यहाँ रख दो, माइनस, देखो ये हमने निकाल लिया अलग से, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को आपको अलग से निकालना है, तो इसको हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो हाफ इंटू बेस की जगह पे मैं रखूँगा AB डेट इज 21√3 और हाइट की जगह मुझे रखना है OP, ये कितना आ गया 21/2। ये आपका काम यहाँ पे समाप्त। अब देखो क्या कर पाओगे आप, कुछ नहीं, आपको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ काट नहीं सकते, कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ पे। क्यों नहीं कटेगा, किसी के टेबल में कुछ नहीं आता। अब 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा सर 441 और √3, तो ये हो गया आपका 441√3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 2 जाओ तो 4। तो ये आपका आंसर आ गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये है आपका फाइनल आंसर 462 माइनस 441√3 डिवाइड बाई 4, ये फाइनल आंसर है। अच्छा समझ आए। अब ये आपको काफ़ी लंबा चौड़ा पड़ा। अब जरा अगर आप ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं है ना, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है क्या? फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, अगर ढंग से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जब थीटा की वैल्यू अगर 120 डिग्री दे रखी हो तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, πr² थीटा अपॉन में 360 माइनस √3 डिवाइड बाई 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, बताया था मैंने। अब देखो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको रखा यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर डेट इज़ 21 इंटू 21, रेडियस का स्क्वायर डेट इज़ 21 इंटू 21, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना है 120 और डिवाइड बाई 360, ये हो गया आपका सेक्टर, माइनस कितना करना है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना 21, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, देखो ये कट के आपका 3 आ जाएगा, 3 से कट के आपका 7 आ जाएगा, 7 से कट गया और 22 इंटू 21 कितना आ गया 462 और माइनस 441√3 डिवाइड बाई 4। आप देखो आपका यही आंसर आया है। तो आप देख रहे हो जो फॉर्मूला हमें मिला हुआ है ना, उस फॉर्मूले से कितनी जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। समझ आ गई बात? तो चलो फटाफट से इसको भी हाईलाइट करता हूँ, इसको आप मेथड 2 करके लिख लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये मेथड 2 कब काम आएगा सर, जब आपको थीटा की वैल्यू जो है 120 डिग्री हो या फिर 160 डिग्री हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्लियर? मेथड 2 है ये, लिख देता हूँ इसको भी, है ना, मेथड। आगे बढ़े अपन, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारे पास अगला सवाल है इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज, तो कैसे करेंगे सर? देखो आपको बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल 154 है, तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कितना हो गया πr², तो πr² जो 154 दे रखा है
आपको बताना है पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर में तो क्या हुआ, सर्कमफेरेंस वो क्या होता है 2πr होता है। तो मेरे पास 2 है, पाई की वैल्यू पता है मुझे, लेकिन रेडियस नहीं पता ना, वो रेडियस आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकालें तो यहाँ पर रख दो आप 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अच्छा अब आगे क्या होगा सर, देखो 22 1 22 7 ये 7 बार में कट गया। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर 7 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 7 7 49, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, मतलब रेडियस की वैल्यू आपको 7 मिल गई। अब अगर रेडियस 7 है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो आप 7 रख दो रेडियस जगह पे, देखो 7 से 7 कट गया और 2 इंटू 22 कितना आ गया आपका 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो बिना सोचे समझे फटाफट से आंख बंद करके मान दो 44 यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अगला सवाल हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, इस चीज़ों को थोड़ा सा आप ऐसे कर दो ताकि आप सवाल देख पाओ, ठीक, और ऑप्शंस के साथ देख पाओ, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस r1 r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो रिलेशन क्या होगा। इसके कहने का मतलब ये कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल बनाया हमने और इसके बाद हम जो है एक दूसरा सर्कल बना रहे हैं, यहाँ पर हमने बनाया एक दूसरा सर्कल। अब दोनों सर्कल का रेडियस मान लो अलग अलग है, मान लो इसको बड़ा छोटा कर दिया हमने, दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है एक्चुअल में अलग अलग है, छोटा कर दो इसको, चलो ठीक। अब इस ऐसा करके आप क्या करना है, आपको इनके एरिया को जोड़ देना है। अब जरा बताना ढंग से, ठीक है, इसका जो रेडियस है इसके रेडियस को हमने कह दिया r1 डन, और इसका जो रेडियस है इसको हमने कह दिया r2, तो ये हम पाए r1, ये आपको दिया हुआ है r2। तो आप क्या करो, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को जोड़ दो, तो इससे क्या होगा एक बड़ा एरिया आएगा, इसका एरिया मान लो कुछ आया होगा, इसका भी एरिया कुछ आया होगा, आप दोनों को जोड़ दोगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा आपको, और वो बड़ा नंबर एक बड़े सर्कल का एरिया बनेगा क्या। तो इन्होंने बताया है कि इन दोनों को जोड़ने पे एक बड़ा सर्कल बन रहा है, मतलब जो एरिया आ रहा है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है, ठीक है, ओके। और इसका जो रेडियस है वो है r, इसका रेडियस कितना है r। तो आपको बताना है कि इनमें करेक्ट रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो कैसा समझेंगे, तो आपको ये चीज़ आपको समझना है कि हमें बोला गया था कि इसका एरिया यानी पाई r है ना, अच्छा r कौन सा रेडियस कैपिटल R हो जाएगा क्या, r1 है ना, तो पाई r1 का स्क्वायर जो कि इसका एरिया है, इसमें जोड़ना है इसको, तो मैंने इसको जोड़ दिया पाई, और ये कितना r2 इसका स्क्वायर कर दिया फंडामेंटल। अच्छा ऐसा करने से मुझे इसके एरिया के इक्वल आ रहा है, तो इसको इक्वल कर दो इसका एरिया कितना आ जाएगा पाई, और इसका रेडियस कितना r, तो पाई r का स्क्वायर। अब आप देख पाओगे कि तीनों में पाई है, तो मैंने पाई को ले लिया कॉमन, ये क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अब आपको शायद खेल समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई चला गया, तो हमें क्या रिलेशन मिला, हमें एंड फाइनली मिल जाएगा यहाँ पे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो है करेक्ट रिलेशन आएगा, है ना, कब, जब आपको दो सर्कल के एरिया को जोड़ के तीसरा सर्कल बनाया जाए, तब ये रिलेशन आपको ध्यान रखना हमेशा, ये बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, पहला ऑप्शन तो आपका है r1 प्लस r2, ऑप्शन इसमें सारे खराब हो जा रहे हैं, ये आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। आपको देखो ऑप्शन तो खराब होगा इसके अंदर, ठीक है, आप ये ध्यान रखना ना, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा हमेशा, क्लियर। आगे बढ़े आप, अगला सवाल दिया है, इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, है ना, अगेन ये वैसा ही सवाल है, ये सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, ठीक है। इसको भी देखो कैसे करेंगे आप, इसमें क्या बोला है, इसमें सब कुछ सेम है, इसमें आपको बोला है कि एरिया की जगह दो सर्कल को जोड़ा गया, लेकिन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जोड़ा गया है, दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जोड़ा गया है, ठीक है। चलो तो आप मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो r1 है, ठीक, और सिमिलरली इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा r2 मान लीजिए। तो इनको जोड़ के जो बड़ा सर्कल बना, ठीक है, उसका जो रेडियस आ रहा है उसको हमने मान लिया कि वो है अपना वो अपना r है, सिंपल r, ठीक है, कोई r1 r2 नहीं। तो ये हो गया हमारा r1, ये हो गया हमारा r2, और इससे हमें मिल रहा है r, क्लियर। लेकिन ये चीज़ें आई कैसे, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस दोनों को जोड़ने पे आया है। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r1, और इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r2, और इनको जोड़ने पे इक्वल है इसके, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r। अब अगेन देखो सब में 2 पाई है, तो मैं यहाँ से 2 पाई को ले लूँगा कॉमन, ये क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r।
2 पाई से 2 पाई निपट गया, तो रिलेशन क्या मिला, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। ये रिलेशन कब इस्तेमाल करना आपको, ये रिलेशन तब यूज़ करना जब आपको सर्कमफेरेंस का सम बोला हो। अगर यही एरिया होता तो आपको इनका स्क्वायर करना पड़ता। बात समझना, क्यों, क्योंकि उसमें होता है ना सर, उसका स्क्वायर हो जाता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे आर का स्क्वायर आएगा, और क्योंकि यहाँ पे सर्कमफेरेंस में स्क्वायर नहीं होता इसलिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R आ जाएगा। डन, याद रहेगा ये। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 554 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब इन्होंने ऐसा बोला है कि एक सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 30 ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक काम को लिखूँ, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 होता है, ये हमें पता है। अब एरिया ऑफ सेक्टर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 54 पाई, तरफ दो 54 पाई, पाई की जगह पे पाई रहने दो, रेडियस कितना है 36 है, तरफ दो यहाँ पे 36 इंटू 36 इंटू थीटा, थीटा कितना दिया, थीटा दिया है क्या, थीटा नहीं दिया है, थीटा आपको नहीं दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। याद है फॉर्मूला नंबर 2, और फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 2 अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला नंबर 2 LR डिवाइड बाई 2, और वहाँ पे L क्या था, लेंथ ऑफ आर्क था, LR डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 54 पाई है ना, लेंथ ऑफ आर्क आप वही छोड़ दोगे, रेडियस आपको दिया हुआ है 36, तो यहाँ लिख दो 36 और डिवाइड बाई 2 कर दो। देखो ये कटे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 3 ज़ा 54 होता है तो ये 3 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको L, मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितना आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा। बहुत इजीली आपने निकाल लिया, ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए था ये वाला। क्लियर, आगे बढ़े आप लोग। देखो अगला सवाल क्या अपने पास, अच्छा तो अगला हमारे पास कोई सवाल नहीं है, हमारे पास टोटल सवाल इतने ही थे, ठीक है, तो हमने सभी सवालों को कंप्लीट किए है ना। अब इसके बाद आप जो है 11.1 के क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट करें है ना, कुछ सवाल आपसे बन जाएंगे, कुछ ऐसे भी उसमें क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेंगे। हाँ, स्टार्टिंग के आपके जो सवाल है वो आपसे बन सकता है, डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना, आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे जिसमें आप 11.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ख़त्म भी करेंगे सब। क्लियर, तो चलते हैं है ना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।